हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस ऑनलाइन कक्षा में। और हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं के इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इससे पहले हम लोगों ने जर्मनी के एकीकरण के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग इटली के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से इटली का एकीकरण हुआ और उससे यूरोप में राष्ट्रवाद को बल मिला। तो आज हमारे वीडियो का टॉपिक है इटली का एकीकरण और इस वीडियो में ही हम पूरे इटली के एकीकरण को कवर करेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जर्मनी और इटली में एकीकरण जो था सेम टाइम पे चल रहा था, सेम पीरियड में चल रहा था। इटली में भी एकीकरण हो रहा था, जर्मनी में भी एकीकरण हो रहा था। और हम लोगों ने यह भी जाना था कि जब नेपोलियन ने विजय अभियान शुरू किया था तो उस क्रम में नेपोलियन का रुख जो है इटली की ओर भी हुआ था और इटली को उसने जो है 3 गणराज्यों तक सीमित कर दिया था। यहाँ आपने देखा कि इटली को उन्होंने 3 राज्यों तक सीमित कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी आपको जानकारी ये होना चाहिए कि इटली जो था पूर्ण रूप से एकीकृत नहीं हुआ था। इटली में अभी भी 9 छोटे छोटे या 10 से ज्यादा छोटे छोटे बड़े राजा थे, अलग अलग उसके क्षेत्र थे। सबसे पहले हम लोग इनको मैप के माध्यम से समझेंगे और उसके बाद फिर किस तरीके से इसका एकीकरण हुआ इसको समझेंगे। अगर आकार की बात करी जाए इटली की, तो इटली का आकार जो है बिल्कुल जूते के जैसा दिखता है। यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये इटली का नक्शा है। ये जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं सेम टू सेम ऐसा नहीं है, ये पहले अलग अलग राज्यों में बटा था, जिसको मैंने आपको बतलाने की कोशिश करी है। इसके 3 बड़े भाग हिस्से थे। एक यहाँ से आप देख सकते हैं, ये उत्तर हो गया और उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है मध्य इटली है यहाँ तक, और उसके नीचे जो है दक्षिण इटली है। अगर बात करी जाए इस पे अधिपत्य की, तो 19वीं शताब्दी से पहले की अगर बात करी जाए तो ऊपर का जो एरिया आप देख रहे हैं इसमें यह है सार्डिनिया पिडमाउंट और यहाँ भी है सार्डिनिया पिडमाउंट। ध्यान देने वाली बात है क्योंकि इटली का एकीकरण आगे चल करके इन्हीं राज्यों से होने वाला है। तो ये सार्डिनिया और पिडमाउंट का 2 हिस्सा है और यहीं के चल करके आगे के जो विक्टर इमैनुअल सेकंड थे यहीं के शासक थे। तो ये सार्डिनिया पिडमाउंट है 2 और उसके बगल में हम चलते हैं तो लोम्बार्डी है और उसके ऊपर चलते हैं तो वेनिस है। ये बहुत ही धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, या इसकी नाम जो है आप लोग बार बार सुनने को मिलता होगा। तो यहाँ है वेनिस। अगर उसके नीचे चले तो जो है यहाँ 3 छोटे छोटे राज्य हैं जिसमें पार्मा, मेडोना, टस्कनी है। ये महत्वपूर्ण है, इनके भी नाम आएंगे आपको वीडियो में। और उसके बाद जो है पोप का जो राज्य है ये वाला हिस्सा है। यहाँ आप देखें मध्य इटली का जो एरिया है वो पोप के अधीन था, इस पर पोप का शासन चलता था। उसके नीचे हम दक्षिण एरिया को देखें तो इसमें आपको सिसिली और नेपल्स 2 बड़े राज्य मिलेंगे। यहाँ आप सबसे ऊपर वाला जो एरिया है वो नेपल्स है और नीचे वाला जो है सिसिली है। अगर बात करी जाए इसके अधिकार को लेकर के, तो जैसा कि आपको मालूम है कि जब फ्रांस का टाइम, नेपोलियन का टाइम आया था तो उसने इसको क्या किया था, एक किया था, 3 गणराज्यों तक सीमित किया था। लेकिन जब 1815 में वियना कांग्रेस हुई, फ्रांस में नेपोलियन की जब हार हुई या नेपोलियन की हार हुई, उसके बाद इस क्षेत्रों को इन लोगों ने क्या किया, बांट लिया। क्योंकि आपको मालूम है कि वियना कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी उसमें पावर जो था वो किसी एक के पास रहने की बात नहीं की गई थी। इसलिए पावर को जो है संतुलित करने के लिए इटली को भी कई हिस्सों में बांट दिया गया। जैसे ऊपरी इटली जो है उसको हेम्सबर्ग के अधीन रख दिया गया, यानी ऑस्ट्रिया के अधीन रहा। बीच का जो क्षेत्र है या पोप वाला जो एरिया है, रोम वाला जो एरिया है वो फ्रांस के अधीन रहा, और नीचे जो सिसिली और नेपल्स वाला एरिया है ये भी स्पेन के अधीन था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ऊपरी एरिया जो है वो ऑस्ट्रिया के अधीन है, मध्य पोप वाला जो एरिया है वो फ्रांस के अधीन है और लास्ट वाला जो एरिया है वो स्पेन के अधीन है। तो कुल मिला करके ये कहा जा सकता है कि इटली का अपना हिस्सा जो है वो सार्डिनिया और पिडमाउंट वाला एरिया बच गया है। तो यहीं से चल करके जो है इटली के एकीकरण की बात चलती है और जाकर के आगे चल करके पूरे इटली का एकीकरण होता है। तो हम लोग इस वीडियो में यही समझने वाले हैं। अब हम लोग चलते हैं इटली के एकीकरण की। तो इटली के एकीकरण जो था वो क्यों हुआ, इसके क्या क्या रीजन थे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं तस्वीरों में, इटली का जो नक्शा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ आप देख रहे हैं इसके ऊपरी हिस्से पर स्विट्जरलैंड है और इसके आप देख सकते हैं हमारे जो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया और ये हो गया पूरब। पूर्वी एरिया में ऑस्ट्रिया है और पश्चिम एरिया में यहाँ जो आप देख सकते हैं ये कार्सिका द्वीप है जो फ्रांस के अधीन था। तो इटली जो था वो 3 तरफ से जो था वो समुद्र से घिरा हुआ था
और एक जो एरिया था, ऊपर वाला जो एरिया था वही स्थल मार्ग से घिरा था, लेकिन वहां भी आल्प्स पहाड़ियां थी, उसको पार करके ही अगर कोई उस पर अटैक करना चाहता था तो कर सकता था। तो यहाँ जो स्थिति थी आप देख सकते हैं कि ये भौगोलिक दृष्टिकोण से जो है तीन ओर से समुद्र से घिरा है और एक ओर से स्थल से घिरा हुआ है, लेकिन वहां भी आल्प्स पर्वत है और उस पर्वत को पार करने के बाद ही कोई इटली में प्रवेश कर सकता था। तो यहाँ जो स्थिति थी, इटली जो था एक भौगोलिक क्षेत्र के रूप में नजर आ रहा था, जहां अलग अलग क्षेत्रों को इन लोगों ने बांट दिया था, लेकिन यहाँ अधिकतर जो भाषा बोलने वाले लोग जो थे वो एक तरीके के भाषा बोलते थे, इसलिए यहाँ के लोगों ने ये तय किया कि क्यों नहीं हम जो है एक भौगोलिक क्षेत्र के होने के साथ साथ क्यों ना हम एक हो जाए, और इसलिए यहाँ ज्यादातर भाषा एक जैसे बोलने वाले जो लोग थे उन लोगों ने एकीकरण के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया। तो यहाँ जो इसका भौगोलिक क्षेत्र रहा वो एकीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कारण बना। अगर हमको पूछा जाए कि इटली के एकीकरण के क्या कारण थे तो हम ये बोल सकते हैं कि इटली का भौगोलिक जो क्षेत्र था वो इटली के एकीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण था। दूसरी बात करी जाए नेपोलियन की, तो जैसा नेपोलियन ने यहाँ आक्रमण किया तो आक्रमण करने के बाद उन्होंने इन क्षेत्रों को जीता और जीत करके तीन भागों में इसको बांट दिया, यानी तीन गणराज्यों तक उसने क्या किया, इसको सीमित कर दिया। साथ ही साथ जब तीन गणराज्यों तक सीमित हो गया तो वहां उन्होंने व्यापार के लिए यातायात सुविधाओं का विकास किया। व्यापार होना शुरू हुआ तो एक दूसरे की संस्कृति और एक दूसरे से अर्थव्यवस्था का आदान प्रदान होने की वजह से लोगों में एकता की भावना आ गई। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं वियना कांग्रेस। तो वियना कांग्रेस जो था उस तरीके से आपने देखा कि तीन हिस्सों में बांट दिया गया, एक ऑस्ट्रिया के अधीन रहा, फिर फ्रांस का और फिर यहाँ स्पेन का। तो यहाँ जो बंटवारा हुआ उससे जो लोगों को लगा कि हम यहाँ के हैं, यानी ये लोगों को लगा, सार्डिनिया पिडमाउंट के लोगों को लगा कि केवल हम बस इतने ही हैं, जबकि ये एरिया हमारा है, बाहरी देशों का इसमें क्या काम। तो बाहरी देश जो थे उनको भगाने के लिए जो है यहाँ राष्ट्रवाद की भावनाएं उमड़ने लगी। उसी तरह 1830 की जो क्रांति हुई उसको हम लोग पढ़ेंगे मेजनी के टाइम में कि उसका क्या असर हुआ। उसी तरह 1848 की जो क्रांति हुई उसका क्या असर हुआ ये भी हम लोग पढ़ेंगे। कुल मिलाजुला कर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो थी लोगों में राष्ट्रवादी भावनाएं बढ़ रही थी, क्योंकि कलाकार, चित्रकार, लेखक, जो पेंटर्स थे वो इस तरीके की चीजें बना रहे थे जिससे बतलाने की ये कोशिश कर रहे थे इटली का इतिहास क्या है, इटली के लोगों की वास्तविक पावर शक्ति क्या है। इससे इटली के लोगों में नवजीवन का संचार हो रहा था और ये इटली के एकीकरण के लिए आगे बढ़ाने में मदद कर रहा था। इसी तरीके से यहाँ जब लोगों में राष्ट्रवाद की भावनाएं बढ़नी शुरू हो गई तो कई लोग जो थे जिन्होंने गुप्त संगठन भी बनाने शुरू कर दिए, और इसी के क्रम में यहाँ एक गुप्त संगठन भी चलता था जिसका नाम था कार्बोनरी। कार्बोनरी सदस्य के जो लोग थे वो चाहते थे कि ऑस्ट्रिया में जो बाहरी देश है उनका जो प्रभाव है वो खत्म हो जाए। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, कार्बोनरी के जो लोग थे या उसका गठन किया गया इसलिए नहीं किया गया कि इटली का एकीकरण कर दिया जाए, इसलिए किया गया कि इटली में जो बाहरी देश के लोग हैं या बाहरी जो देश है जैसे ऑस्ट्रिया, फ्रांस और स्पेन है, इन लोगों को बाहर निकाला जाए, और इसी के लिए गुप्त संगठन बनाया गया जिसका नाम रखा गया कार्बोनरी। और इसी कार्बोनरी का एक सदस्य था मेजनी। तो जब मेजनी ने कार्बोनरी सदस्य की सदस्यता ग्रहण की तो 1830 की जो क्रांति हुई उससे इस पर जो है गहरा असर पड़ा, और इस असर से पड़ने के बाद इसने जो है सार्डिनिया और पिडमाउंट के लोगों को जो है एकीकृत करने की कोशिश करनी शुरू कर दी ताकि इटली में जो है एकीकरण की दिशा तय हो जाए। इसके लिए इसने क्या किया, 1831 में यंग इटली नामक संगठन बनाया, यानी इटली के यंग लोगों की एक संस्था बनाई और उन्होंने इटली के एकीकरण के लिए प्रयास किया, लेकिन उनका यह प्रयास जो था वो सफल नहीं हुआ, क्योंकि 1830 में जो है आंदोलन हुआ उससे ये प्रभावित हुए। 1830 के बाद जो है उन्होंने क्रांति करी, लेकिन 1830 का जो नागरिक आंदोलन हुआ वो हार गया, क्योंकि ऑस्ट्रिया जो था उसने क्या किया, ऑस्ट्रिया ने जो है यहाँ के जो शासक थे, सार्डिनिया पिडमाउंट के जो शासक थे या वेनिस के जो शासक थे, उन लोगों को क्या किया, जीता, लेकिन इसके साथ ही साथ जो है उन्होंने यहाँ जो नागरिक आंदोलन चल रहे थे उस आंदोलन को भी दबा दिया। और आंदोलन को दबाने की इस वजह से हुआ ये कि मेजनी जो था उनको अपना राज्य छोड़ना पड़ा, या तो उनसे कहा गया या तो आप जेल चले जाइए नहीं तो देश छोड़ करके चले जाइए। परिणाम ये हुआ कि मेजनी जो थे वो देश छोड़ करके फ्रांस भाग गए, लेकिन फ्रांस भागने के बावजूद भी वे
वहां नहीं रुके, यहाँ जो राष्ट्रवादी भावनाएं थी वो जस की तस बनी हुई थी, लोगों में राष्ट्रवाद की भावनाएं बढ़ोतरी कर रही थी। तो ये फ्रांस में थे तब भी नहीं चुके थे, वहां से ये पंपलेट भेजते थे, अपनी लेखनी भेजते थे और यहाँ के लोगों को उकसाने की कोशिश करते थे कि आप जो है एक हो जाओ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मेजनी जो है किस तरीके से एकीकरण के लिए प्रयास कर रहे थे। तो 1848 में जब मेटरनिख का जो पतन हुआ और उसके बाद जो वियना कांग्रेस की जो स्थिति थी वो खराब हो गई और फिर जो 1848 की क्रांति हुई, गणतंत्र के लिए जो क्रांति हुई, उससे एक बार फिर मेजनी को मौका मिला और मेजनी जो है फिर आया, फिर वापस आया कहाँ, इटली आया वापस, लेकिन फिर उसे हार का सामना करना पड़ा और वो पलायन करके भाग गया। हुआ ये कि उस समय सार्डिनिया पिडमाउंट का जो राजा था चार्ल्स एल्बर्ट, वो चाहता था कि जब इटली का एकीकरण हमारे नेतृत्व में हो। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, चार्ल्स एल्बर्ट जो है सार्डिनिया पिडमाउंट का जो शासक था वो चाहता था कि इटली के बाकी राज्य जो है हम में आकर के मिल जाए, यानी हमारा नेतृत्व स्वीकार कर ले। उसी तरीके से जो पोप था वो चाहता था कि इटली का एकीकरण जो है धार्मिक दृष्टिकोण से हो, यानी धार्मिक दृष्टिकोण यानी पोप के नेतृत्व में हो। और यहाँ जो आप देख सकते हैं जो स्पेन वाला एरिया था वो लोग तो चाहते ही नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में सार्डिनिया पिडमाउंट में और रोम या स्पेन इसमें मतभेद होने की वजह से इटली का एकीकरण नहीं हो पाया। इसी क्रम में ऑस्ट्रिया ने क्या किया कि आक्रमण कर दिया किन पर, चार्ल्स एल्बर्ट वाले एरिया पर, और इस तरीके से चार्ल्स एल्बर्ट जो थे वो हार गए और हारने के साथ ही साथ ऑस्ट्रिया ने उनके क्षेत्रों को तो जीता ही जीता, वहां जो नागरिक आंदोलन हो रहे थे उनको भी दबा दिया। उसके बाद सार्डिनिया पिडमाउंट के जो राजा बने वो बने विक्टर एमेनुअल। सार्डिनिया पिडमाउंट के जो राजा बने वो बने विक्टर एमेनुअल, और विक्टर एमेनुअल ने क्या किया, अपना प्रधानमंत्री बनाया काबूल, क्योंकि विक्टर एमेनुअल जो थे वो गणतंत्रवादी विचारों के समर्थक थे और इसी को ध्यान में रख करके उन्होंने ये तय कर लिया था कि इटली का एकीकरण जो है हम कर सकते हैं, और करने के लिए उन्होंने अपना प्रधानमंत्री बनाया काउंट काबूल को। काउंट काबूल जो थे वो बहुत ही कूटनीतिक के व्यक्ति थे, उन्होंने अपने कूटनीतिज्ञ का सहारा लेकर के इटली के एकीकरण का हम कह सकते हैं कि ज्यादातर हिस्सा तय कर दिया। यानी इटली में एकीकरण की जो जीवंत उदाहरण था या इटली के लोगों में एकीकरण की भावना या राष्ट्रवाद की भावना जगाने का काम किया मेजनी ने, और उसको अमली जमा बनाने का काम किया काबूल ने। तो काबूल जो था वो बहुत ही ज्यादा कूटनीतिज्ञ था, जिस तरीके से हम बिस्मार्क के बारे में पढ़े हैं ठीक उसी तरीके से ये भी काम करने का इनका एक अपना तरीका था। जब इन्होंने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया तो इन्होंने एक प्लान बनाया, और प्लान क्या बनाया, प्लान ये बनाया कि पहले हम जो है यहाँ से ऑस्ट्रिया को हटाते हैं, यानी उत्तरी इटली को वो जीतना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने ये जान लिया था कि बिना फ्रांस की मदद से ये सब होना संभव नहीं है। ऐसे में इन्होंने फ्रांस से एक संधि की, और संधि ये की कि अगर हम ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया युद्ध होगा तो उसमें आप जो है साइलेंट रहिएगा, यानी आप तटस्थ रहिएगा या आप हमारी मदद करिएगा। इस चीज को लेकर के इन्होंने क्या किया, पहले से ही प्लान बना लिया था, और ऐसी स्थिति में जब ऑस्ट्रिया को हराने की इन्होंने पूरी तरीके से योजना बना ली, तो उस समय इन्होंने क्या किया, फ्रांस से जो है एक कहा जाता है नहीं कि बिन बुलाए मेहमान, उस तरह से इन्होंने फ्रांस का सहयोग किया। हुआ ये कि उस समय फ्रांस ने जो है किसी भी तरह की मदद नहीं मांगी थी काउंट काबूल से, लेकिन इन्होंने क्या किया कि क्रीमिया का जो युद्ध हुआ उसमें बिना किसी मदद के इन्होंने फ्रांस के समर्थन में अपनी सेनाएं उतार दी, और इस तरीके से क्रीमिया का जो युद्ध हुआ उसमें फ्रांस जो है विजय होगा। विजय होने के बाद उसकी जो है शांति सम्मेलन पेरिस में रखी गई, और पेरिस के शांति सम्मेलन में चूंकि इन्होंने बिन बुलाए मदद तो कर ही दी थी, तो फ्रांस तो कुछ था ही, तो उसने फ्रांस के ने क्या किया कि काबूल को भी इस शांति सम्मेलन में बुलाया। काउंट काबूल वहां गए, और जाने के बाद जो है उन्होंने शांति सम्मेलन में अपनी समस्याओं को रखा, और अपनी समस्याओं को इतनी कूटनीतिक से रखा कि उन्होंने इटली की समस्या को पूरे यूरोप की समस्या बना दिया। परिणाम ये हो गया कि यूरोप के राज्य भी ये चाहने लगे कि इटली का एकीकरण
हो। और इसी तरह से उन्होंने क्या किया, बहुत ही ज्यादा कूटनीति का परिचय दिया। उसके बाद इन्होंने फ्रांस से एक संधि की, और संधि ये की कि हम नीस और सिवाय 2 प्रदेश जो है आपको दे देंगे, और ऑस्ट्रिया के साथ जो है हम जब युद्ध करेंगे तो आप तटस्थ रहिएगा। हालांकि उनके इस निर्णय को लेकर के इटली के लोगों में बहुत ही गहरा रोष था, क्योंकि इन्होंने इटली के 2 प्रदेश देने की बात कही थी। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई अपने राष्ट्र का कोई हिस्सा अगर देगा तो वहां के लोगों में विद्रोह की भावना आएगी। लेकिन चूंकि इनका प्लानिंग कुछ और ही था, इसलिए इन्होंने तय किया कि अगर छोटे प्रदेशों को गवा करके पूरी इटली का एकीकरण हो जाता है तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। और ऐसा इन्होंने इसलिए करने को कहा कि ताकि इटली का एकीकरण हो जाए। तो नीस और 2 सिवाय प्रदेश देने का इन्होंने वादा किया, और वादा करके इन्होंने जो है ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। ऑस्ट्रिया जो था युद्ध में बुरी तरह पराजित हुआ, क्योंकि फ्रांस ने जो है यहाँ सार्डिनिया पिडमाउंट यानी काबुल का समर्थन किया, और ऑस्ट्रिया हार गया। हारने के बाद यह हुआ कि लोम्बार्डी को तो जीता ही, साथ ही साथ वेनेशिया को भी जीत लिया। इससे जो राष्ट्रवाद की भावनाएं थी वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ने लगी। अब इससे उस समय फ्रांस का जो शासक था नेपोलियन तृतीय, वो बहुत डर गया, क्योंकि आप देख सकते हैं उसके बाद वाला जो एरिया है फ्रांस का ही एरिया है, तो हो सकता है कि राष्ट्रवादी लोग जो है उसके एरिया में भी प्रवेश कर जाए। तो ऐसे में इन्होंने युद्ध समाप्त करने की बात करी और कहा कि हम ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट के बीच जो है शांति या मध्यस्थता करेंगे। मध्यस्थता हुई, मध्यस्थता होने के बाद जो लोम्बार्डी था वो सार्डिनिया पिडमाउंट को मिल गया, लेकिन वेनिस जो था वो फिर ऑस्ट्रिया को दे दिया गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सा एरिया जो था एकीकृत हो गया इस तरीके से फ्रांस का समर्थन पाकर के। लेकिन आपको मालूम है कि काउंट काबूर जो था मध्य इटली और पूरे दक्षिण इटली का भी एकीकरण चाहता था। इसके लिए उन्होंने फ्रांस से एक बार फिर समझौता किया, और समझौता करके कहा कि हम आपको सिवाय प्रदेश दे देंगे, और बदले में जब ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट में युद्ध होगा तो आप साइलेंट रहेंगे। और ऐसा हुआ ही। उसके बाद जो है सिवाय प्रदेश दे दिया गया, और उसके बाद ऑस्ट्रिया से फिर एक बार युद्ध हुआ, और युद्ध होने के परिणाम स्वरूप परमा, मेडोना, टस्कनी इनको एकीकृत कर लिया गया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से परमा, मेडोना, टस्कनी जो है 1860 आते आते क्या हुए, एक हो गए। 1858-59 में आपने देखा था लोम्बार्डिया और सार्डिनिया हुआ था, और 1860 आते आते परमा, मेडोना और टस्कनी भी हो गए। तो अब बाकी का जो एरिया बचा वो था एक पोप वाला एरिया यानी रोम, और दक्षिण इटली वाला एरिया था। तो इन एरिया को हम देखेंगे तीसरे चरण में, जिसको पूरा किया गैरिबाल्डी ने। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दक्षिण इटली, रोम और वेनिस को छोड़ करके बाकी एरिया जो था उसका एकीकरण हो गया था। बात करी जाए गैरिबाल्डी की, गैरिबाल्डी जो था वो नाविक था, और इस वजह से वो ये चाहता था कि इटली का एकीकरण हो जाए, क्योंकि उसमें राष्ट्रवादी भावनाएं ज्यादा थी। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि वो संवैधानिक राजतंत्र से प्रेरित था, यानी ऐसा राजा हो जो संविधान के अनुसार कार्य करे। तो उसने क्या किया कि ये नाविक था, और इसने अपने नाविकों की या कर्मचारियों की या स्वयं सेवकों का एक संगठन बनाया। संगठन बनाने के बाद जो है उनको प्रशिक्षण दिया, युद्ध कला की प्रशिक्षण दी, और प्रशिक्षण देने के बाद जो है ये दक्षिण पे आक्रमण को चल दिया। लगभग 10,000 लोगों को ये लेकर के चला, लेकिन कुछ ही दिनों में इनकी संख्या बढ़ करके 30,000 हो गई। तो इस तरीके से एक बड़ी संख्या लेकर के जो है उसने नेपल्स और सिसिली पे अटैक किया, और अटैक करके इन दोनों राज्यों को उसने जीत लिया। इसके बाद उसका रुख जो है रोम की ओर था, जो पोप वाला एरिया था, लेकिन काउंट काबूर ने जो है उन्हें मना किया, और ऐसी स्थिति में गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना त्याग दी। और त्याग क्या दी, उसने अपने जीते हुए जो क्षेत्र थे वो उस समय के शासक विक्टर एमेनुअल को बिना किसी शर्त के सौंप दिया, और सौंप करके वो एक साधारण किसान की तरह जीवन यापन करने लगा। उसके इस बलिदान को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी बहुत ज्यादा सराहा गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सभी क्षेत्रों का एकीकरण हो चुका था, केवल बचा था रोम और वेनिस। और इन क्षेत्रों में चूंकि रोम जो था इस पर फ्रांस का जो है समर्थन मिला था, फ्रांस का जो है यहाँ प्रभाव देखने को मिलता था, लेकिन फ्रांस
और प्रसा जब युद्ध हो रहा था जर्मनी में, क्योंकि जर्मनी का भी एकीकरण सेम पीरियड में चल रहा था, तो फ्रांस और प्रसा में युद्ध होने से फ्रांस का जो ध्यान था वो पोप की क्षेत्र से हट गया, और ऐसी स्थिति में पोप जहां रहते थे उस एरिया को छोड़ करके बाकी एरिया को भी इटली में मिला लिया गया। तो इस तरीके से 1870-71 में पूरे हम कह सकते हैं कि इटली का एकीकरण हो गया। बाकी का जो एरिया रहा उसका भी बाद में विलय कर लिया गया, और इस तरीके से हम देखें कि किस तरीके से पूरे इटली का एकीकरण हो गया। इसमें 3 लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, मैसनी, काबूल और गैरीबाल्डी। उसी तरह विक्टर एमेनुअल का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो बस आज के लिए इतना है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहे, सीखते रहे, देखते रहे। धन्यवाद।